इसको हम लोग टेस्ट करते हैं 500 मेगा ओम के मेगर से। जब ये प्रॉपर टेस्ट हो गया तो फिर हमारा जो मोटर का काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया। मतलब मोटर के अंदर हमने क्या क्या किया, मोटर के पहले वाइंडिंग्स को देखा, वाइंडिंग्स को चेक किया, है ना। चेक करने के बाद उसके बाद उसको पहले साफ किया पेट्रोल या थिनर से। साफ कर देने के बाद उसको ओवन में रख के ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसकी वाटर प्रूफिंग इंश्योर की, जिसके लिए हमने सर एपॉक्सी। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज कम आए। ठीक है, तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा मोटर है वो 110 वोल्ट डीसी पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। तो पहले तो हम 110 वोल्ट डीसी अप्लाई करके देख लेते हैं कि उसमें सुटेबली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखने के बाद मोटर को हम कंप्लीटली डिसमेंटल कर देते हैं। डिसमेंटल करने के बाद उसकी वाइंडिंग को चेक करते हैं, वाइंडिंग को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए पेट्रोल या थिनर का इस्तेमाल करते हैं, और थिनर का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करके उसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद ओवन में रख के उसको ड्राई अप करते हैं। ड्राई जब वो हो जाता है तो फिर उसके ऊपर वार्निश वार्निश करते हैं, और वापस ड्राई करने के बाद वाटर प्रूफिंग के लिए एपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। जब एपॉक्सी हो जाती है तो वापस से उस एपॉक्सी को एपॉक्सी हो जाने के बाद उसको वापस से ओवन में रख के उसको वापस से सुखा लेते हैं। और ये जब काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो इंसुलेशन है कॉइल्स के बीच में वो प्रॉपर लेवल पे मेंटेन है कि नहीं। वो होने के लिए मतलब वो हमें 100 टू 200 मेगा ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। इस चीज को चेक करने के लिए 500 मेगा ओम के मेगर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली वाइंडिंग्स का, जो हमारा मोटर का जो वाइंडिंग्स खोल के जो हम लोग चेक करते हैं और जो ओवरहॉलिंग करते हैं, ये वो पोर्शन है। उसके बाद जो अब असेंबली है उसमें गियर असेंबली है। गियर असेंबली जैसे एक और है, हेलो ये वाला फ्लो चार्ट। हेलो तो एक बार हेलो। फ्लो चार्ट के थ्रू मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से अलग अलग पोर्शन है, तो फिर वो ज्यादा आसान, मतलब ज्यादा समझ में हेलो आएगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? है। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है अभी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेगर मेगर आप 500 मेगा ओम का बोल रहे हो, इसका वोल्टेज क्या रहेगा? एक मिनट। कितना वोल्ट का होगा मेगर? अरे इसे आवाज आवाज का कम हाँ, कराओ ना। अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो मेगर होगा वो कितने वोल्ट का होगा, वोल्टेज क्या होगा उसका, इंसुलेशन मेगर जो की हम रेटिंग बोलेंगे हमारी आराम से। मेगर की रेटिंग हमारी मेगा ओम से है ना। नहीं, वोल्टेज का भी रहता है हमारे यहाँ जो आते हैं 100 वोल्ट 500 का वोल्ट आता का है, यूज एक होता होगा। 500 वोल्ट का आता है। हाँ हाँ, एक 500 वोल्ट वाला आता है, तो हम हाँ, नॉर्मली 500। 100 वोल्ट वाले से करते हैं मोटर का इंस्टॉलेशन चेक। और 100 वोल्ट वाला जो हमारा मेकर होता है वो अप टू 20 मेगा ओम तक की इंस्टॉलेशन बताता है। 20 से अगर हाँ ज्यादा तो होगा तो 20, ओवरनाइट दिखाता है। नहीं तो 20 मेगा ओम नहीं, हम वाइंडिंग का जो है उसको हम लोग 100 मेगा, हम जैसे देख रहे हैं हम कि हम लोगों को 100 मेगा ओम या से 200 मेगा ओम के बीच का चाहिए, तो हम लोग 500 वोल्ट वाला मेकर इस्तेमाल करते हैं। 500 वोल्ट वाला। हाँ हाँ, तो 500 500। वोल्ट डिजिटल हमारे यहाँ आता है, वो अप टू 200 तक बताता है। हाँ, तो आपको 200 तक ही बताता है ना। हाँ, तो मतलब हम फील्ड में कर सकते हैं 500 का वोल्ट, मतलब 500 वोल्ट से। आ, आप मतलब क्योंकि अवेलेबिलिटी। नॉर्मली जो है हाँ रिस्ट्रिक्शन है कि हम नहीं कर सकते 500 से, हम नहीं करते हैं नॉर्मली, हम 100 से ही करते हैं साइड पे। हाँ, मोटर का ठीक है। कोई भी इंस्टॉलेशन हमको जल्दी चेक करना होता है। हाँ, तो मतलब आप एक्चुअली पॉइंट ये है कि आपको उसका इंसुलेशन इंश्योर करना है कि इंसुलेशन 100 मेगा ओम से कम ना हो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो हमको पॉइंट ये है कि हम लोग को ये इंश्योर करना है कि इंसुलेशन 100 मेगा ओम से
कम ना हो। अगर आपके पास अभी ऐसा मेगर अवेलेबल है 100 वोल्ट का भी है और उससे अगर चेक हो पा रहा है कि उसका 100 मेगा ओम से ऊपर का मतलब इंसुलेशन है कि नहीं है, ये पता चल पा रहा है, तो फिर आप इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। ये 100 वोल्ट वाले में तो नहीं बताता है सर, वो तो 20 का आता है या फिर कुछ एनालॉग आते हैं वो 25 तक बताते हैं ज्यादा, बाकी 100 तक तो नहीं बताएगा 100 वोल्ट का। हाँ हाँ जी, वो फिर 500 से करना होता है फिर उसके लिए। सर वो तो मैक्सिमम 20 मेगा ओम ही बताता है, उसकी उसकी रीडिंग रहती है। 500 वाला हम यूज कर नहीं सकते हैं उसके लिए, तो साइड पे नहीं कर सकते हैं आप। वर्कशॉप में शायद आप करते हो, बाकी हम हाँ साइड पे तो 100 वोल्ट का ही यूज करते हैं जो आपको 20 हाँ डिजिटल वाला 20 तक बताता है, या हाँ कुछ हाँ एनालॉग आते हैं हाँ वो हाँ ज्यादा ज्यादा 25 तक बताएगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम मतलब यहाँ पे हम 500 वोल्ट वाला आ, उससे उससे चेक करते हैं, है ना। थैंक ओके, यू। उसके बाद ट्रांसमिशन असेंबली है ना। तो आप एक बार फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में मतलब काफी मतलब क्लियरली थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट मशीन रिसीव्ड हो गई कंसाइनी से, उसके बाद फिर उसका डिटेल जो है रजिस्टर में कर लिया, उसको डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद ये लगभग 5 सेपरेट अगर हिस्सों में अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो ये 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसमें ये है मोटर, ठीक है। तो मोटर में हम जो कॉइल्स हैं, डिफरेंट टाइप के कॉइल्स, आर्मेचर कॉइल है, फील्ड कॉइल है, रोटर है और कार्बन ब्रश भी है। ये भी चीज हमें देखनी होती है कि कार्बन ब्रश जो है वो ज्यादा घिस गया है क्या। अगर ज्यादा कार्बन घिस गया है तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको रिप्लेस ही करना है और कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद क्लीनिंग करते हैं हम केरोसिन से, एपॉक्सी कोटिंग जैसा बताया। उसके बाद ओवन में डाला, ठीक है, और उसको मतलब ड्राई अप करने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन असेंबली है तो उसके अंदर है हमारा फ्रिक्शन क्लच है, कंट्रोल डिस्क है, ड्राइव डिस्क है, लिफ्ट आउट डिस्क है ना। उसी तरह से डिटेक्शन असेंबली है, उसके अंदर मोटर कांटेक्ट, डिटेक्शन कांटेक्ट और मोटर ट्रॉली है। मशीन स्लाइड्स हैं जिसमें लॉकिंग स्लाइड, डिटेक्टिंग स्लाइड हैं और गियर रैक है और स्लाइड गियर रैक है। इसको हम लोग चेक करते हैं गेज से, है ना। उसके बाद एनएक्स स्विच है जिसके अंदर एनएक्स कॉन्टैक्ट और सीएच की है। इन सब के सेपरेट सेपरेट ओवरहॉलिंग हो रही है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं कि गियर रिम असेंबली है, उसको अपन डिसमेंटल करते हैं, सारे पार्ट्स को क्लीन करते हैं केरोसिन से, है ना। और चेक करना है कि जो उसके टीथ हैं गियर रिम के वो प्रॉपर कंडीशन में है क्या। अगर वो घिस गए हैं, वर्न आउट हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। और स्लिप रिंग का भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनके टीथ जो हैं वो प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए, है ना, तभी मतलब परफॉर्मेंस, अदरवाइज अफेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद है हमारी कॉन्टैक्ट असेंबली। कॉन्टैक्ट असेंबली को डिसमेंटल करेंगे और उसको अलग अलग पार्ट्स को क्लीन करेंगे, है ना। और उसके अंदर रोलर होता है, वो ब्रास का रोलर होता है जिसका जो यूज करने के साथ साथ जिस पर प्रेशर पड़ने से वो कई बार क्या डिशेप हो जाता है। तो मोस्टली उसको रिप्लेस ही करते हैं, मोस्टली नहीं 100% केस में उसको रिप्लेस ही करते हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ने से उसका जो ब्रास का रोलर है वो हमारा घिस जाता है और प्रॉपर कांटेक्ट आने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग खास करके रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद स्प्रिंग एक्शन के लिए जो है स्प्रिंग है उसका टेंशन जो है उसको चेक करना पड़ता है। अगर उसका टेंशन प्रॉपर नहीं है तो फिर उसको भी मतलब रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर टेंशन नहीं होगा तो भी वापस प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आते हैं हमारे स्लाइड्स। तो स्लाइड्स की स्ट्रेटनेस जो है वो देखना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो ड्राइविंग स्लाइड है तो उसको निकालते हैं, उस देखते हैं, इट इज चेक फॉर इट्स स्ट्रेटनेस। और लॉकिंग सेगमेंट जो लॉकिंग सेगमेंट है उसका उसको चेक करते हैं, है ना। अगर उसमें से कोई डैमेज पाया जाता है तो हम रिप्लेस करते हैं। लॉकिंग स्लाइड है तो लॉकिंग स्लाइड भी अगेन उसकी स्ट्रेटनेस चेक करते हैं। वो अगर क्योंकि अगर इन सब में से किसी की स्ट्रेटनेस कॉम्प्रोमाइज होगी तो जो उसका ऑपरेशन है, जब हमारे स्लाइड ऑपरेट करते हैं तो वो हिंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटनेस प्रभावित होगी तो आपस में
टकरा सकते हैं, फ्रिक्शन हो सकता है, जिससे उनका ऑपरेशन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो इसको मतलब उससे बचने के लिए उसका जो स्ट्रेटनेस है उसको प्रॉपर चेक करके और देखना होता है कि हाँ मतलब ये प्रॉपर है कि नहीं। डिटेक्शन स्लाइड है तो उसका, और इसमें स्ट्रेटनेस के साथ साथ नॉच और ब्रास टिप को भी चेक करते हैं। डिटेक्शन स्लाइड के ऊपर ब्रास टिप होती है जिसको भी चेक करना होता है। अगर ये ब्रास टिप भी बार बार इस्तेमाल करने से वर्न आउट हो जाती है तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर डिटेक्शन आना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हमारा एक एनएक्स स्विच होता है। एनएक्स स्विच है ना, उसको उसको अगर आपको क्या कहते हैं ओवरहॉल करना है तो सारे पार्ट जो है एनएक्स स्विच के केरोसिन से क्लीन कर दिए जाते हैं। जो कांटेक्ट प्लंजर है और ब्रास रोलर है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। और इंसुलेशन पाइप को अगर चेक करते हैं, अगर ब्रोकन कंडीशन में होती है तो फिर उसको रिप्लेस करते हैं और उसके बाद वापस से रीअसेंबल करके, है ना, हेलो, रीअसेंबल करके उसका मतलब इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर वर्ड ऑफ द पॉइंट मशीन इज फिटेड ऑन द नेक्स्ट। आफ्टर असेंबली ऑफ ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वायरिंग करने के लिए 2.5 स्क्वायर एमएम का फ्लेक्सिबल कॉपर जो वायर है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सीमेंस वायरिंग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर कंप्लीट फिटिंग क्रैंक हैंडल टेस्ट इज डन टू इंश्योर दैट ऑन इंसर्शन ऑफ क्रैंक हैंडल सप्लाई इज कट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्रैंक हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सप्लाई जो है वो कट होनी चाहिए। मतलब ऑपरेशन या तो सप्लाई के थ्रू होना चाहिए, जो पावर सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है 110 वोल्ट की, या तो फिर क्रैंक हैंडल के थ्रू होना चाहिए। तो आफ्टर कंप्लीट जो क्रैंक हैंडल का सेटअप है, जब हम उसको इंसर्ट करके उसके अंदर, जब क्रैंक हैंडल को इंसर्ट करके जब उसको ऑपरेट करते हैं तो फिर आपका पावर सप्लाई जो है वो कट हो जाना चाहिए। ऑल मूविंग पार्ट आर ग्रीस्ड एंड ऑयल प्रॉपरली। उसके बाद मतलब सारी चीजों को अलग अलग हमने जब चेक कर लिया और उनको क्लीन कर लिया तो फिर उसको सब क्या कहते हैं सेट फिट करना है। उसके पहले उनको सबको ग्रीस किया जाता है और ऑयल किया जाता है, और ऑयल चैम्बर के अंदर SAE30 ऑयल फिल किया जाता है। द पॉइंट मशीन इज capable of 143 mm to 160 mm। अभी तो 220 mm 220 भी हो रही है ना, 220 भी इस्तेमाल हो रही है। तो 143 टू, पहले हमारे यहाँ 143 ही जनरली ज्यादा करके इस्तेमाल होते थे, है ना। तो अब तो मतलब 220 mm भी होते हैं। द करंट ऑफ इम्यूनाइज्ड मोटर इज 60 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, और जो नॉन इम्यूनाइज्ड है उसका 100 मिली एम्पियर टू 150 मिली एम्पियर इन ऑफ लोड कंडीशन। अभी यहाँ पे देखना है कि इम्यूनाइज्ड मोटर जो है उसका जो करंट है वो लेसर है, और नॉन इम्यूनाइज्ड जो है उसका जो ऑफलोड करंट है वो ज्यादा है ना। क्योंकि नॉन क्या कहते हैं, नॉन इम्यूनाइज्ड मोटर जो है वो इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से काफी प्रभावित होता है। तो इसलिए उसका जो मतलब ऑफलोड कंडीशन में उसका जो करंट है वो थोड़ा हाइयर रहता है। नॉर्मल करंट ऑफ इम्यूनाइज्ड मोटर इज 1.7 एम्पियर एंड लोड करंट इज 2 times ऑफ द नॉर्मल करंट। उसी तरह से नॉर्मल करंट ऑफ नॉन इम्यूनाइज्ड मोटर इज 2.4 एम्पियर एंड लोड करंट इज ऑलमोस्ट 2 times ऑफ द नॉर्मल करंट। तो ये सब हो जाने के बाद फाइनल टेस्टिंग करते हैं हम, है ना। उसको पॉइंट टेस्टिंग का जो पॉइंट लेआउट है हमारे पास बना हुआ, उस पॉइंट लेआउट में उसको लगा के और फिर उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। और टेस्टिंग करने के लिए ये जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स वोल्टेज और करंट के ये नोट कर लिए जाते हैं, दोनों नॉर्मल और रिवर्स ऑपरेशन में, ठीक है। हो जाने के बाद फिर ये जो रिक्वायर्ड रेंज है उसके अंदर पाए जाने पे हमारा जो पॉइंट मशीन है उसको ओके करके वापस मतलब रेडी टू डिस्पैच हो जाता है। तो इस तरह से मतलब इन सब चरणों से होते हुए हमारा पॉइंट मशीन जो है वो ओवरऑल होता है।
ये इम्यूनाइज है कि नॉन इम्यूनाइज, ये कैसे पता चलेगा? पेंट मार देते हैं हाँ, वो इम्यूनाइज है कि नॉन? ये तो आपके मोटर के ऊपर, मोटर पे मेंशन रहता है ना। वो तो निकल जाता, पेंट पेंट मार देते हैं लोग। हाँ, भी क्या 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 करते हैं? से पेंट पेंट मार देते हैं, क्या मार देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना? है। अगर पेंट मार देते हाँ जी, क्या पीरियड क्या है सर पॉइंट मशीन का, ओवर ऑयलिंग का पीरियड कितना है? पॉइंट मशीन का पीरियड कितना है मेंटेनेंस की? रवि नहीं, वो तो बता। रवि ऑनलाइन है? रवि, ये पीरियडिसिटी ओवरऑलिंग का मैं आपको डेटा देता हूँ चावला जी, ओके सर, ओके ओके। है ना, प्रोवाइड कर। सर ये पॉइंट मशीन का जो है मतलब ये 12 साल में, जैसे ए रोड में 12 साल का है। हाँ, वो अलग अलग रूट का है और कुछ वो उस ऑपरेशन पे भी है एक्चुअली। हाँ, ऑपरेशन 1.5 लाख ऑपरेशन का है, लेकिन जैसे हम लोग को ये चीज क्लियर करनी है कि अभी तक ये ऐसा क्लियर नहीं है कि जैसे ऑर्डर लाइन मशीन का 12 साल है पॉइंट मशीन का, तो 12 साल बाद उसको डीएसएल कर दिया जाए कि 12 साल बाद उसका ओवरलिंग कराया जाए, ये चीज मतलब क्लियर नहीं है। एक्चुअल में 7 साल का है, 12 साल तो नहीं है। अभी कुछ नया में देखना पड़ेगा। मैं 12 साल है मेरा 7 ये साल है। 7 साल ही है शायद। नहीं 12 साल है, ये रूट पे 12 साल है। 7 साल और ये तो उसमें ये कि मतलब 12 साल पूरे होने पे उसको डीएसएड करें या 12 साल पूरे होने पे उसको ओवरलिंग करवाएं? 12 साल एक्चुअली में वो तो डीएसएट ही होना चाहिए, 12 साल में जो ओवरऑलिंग कराता है तो उसके बाद ओवरऑलिंग के लिए भेजना होता है। लेकिन उतनी पुरानी मशीन जनरली आती है तो उसका सारा पार्ट सब चेंज ही कर एक्चुअल में देते हैं। एक बार ओवरऑलिंग होती है, ऐसा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डीएसएट होगा। एक बार ओवरऑलिंग करानी है। अपना जो ओवरऑलिंग का जो पीरियड आता है ना कोई भी इक्विपमेंट का, जैसे ब्लॉक है या जो भी है, तो एक बार ओवरऑलिंग के लिए जाएगा, उसके बाद वो डीएसएट होगा। लेकिन कहीं भी ओवरऑलिंग का पीरियड नहीं लिखा हुआ, हमेशा कोडल लाइफ लिखा हुआ है, ओवरऑलिंग पीरियड नहीं लिखा हुआ है। नहीं, इसका ओवरऑलिंग है ना ऑपरेशन का, जैसे 2.5 लाख ऐसा कुछ मैं आपको देता हूँ एक्चुअल में कि इतने स्विचिंग है, इतने ऑपरेशन हो गए या ओवरऑलिंग होता है। उतने ऑपरेशन के बाद तो आपको ओवरऑलिंग कराना एक बार, और उसके बाद अगर उसकी वो जो लाइफ आ रही है उसके बाद डिस्मेंट अपने को डीएसएट करना होता है। बराबर, ठीक है ना। सर ये मोटर इम्यूनाइज है नॉन इम्यूनाइज है वो कैसे पता कर सकते हैं? बिना वो आई बिना देखे, या और कोई पैरामीटर है उसका देखने का कि साइज जिसका का होता है मोटर इम्यूनाइज है? 2 चीजें हैं इसमें। आप जो साइज देखते हो ना, कॉपर लग भी होता है शायद कुछ, कॉपर लग होता है क्या? नहीं, रवि साहब से कंफर्म करना पड़ेगा। ये कंफर्म करके बताते हैं। कॉपर लग नहीं, एक्चुअल में एक बार देखने गए थे, उसमें शायद जो अपना ये इंसुलेशन जो चढ़ता है ना उसका एक है, और अंदर जो कोर जो आते हैं ना फील्ड के, एक में 4 आती है और एक में 2 आती है। जो इम्यूनाइज्ड है उसमें 2 आती है और नॉन इम्यूनाइज्ड में 4 होती है, क्या उल्टा? हाँ, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क पता चले कि हम दो के खोल के बता पाए? कंफर्म करके इम्यूनाइज्ड में 4 रहती है और नॉन इम्यूनाइज्ड में 2 रहती है अंदर कोई। हाँ, अगर ऐसा ऐसा कुछ नॉन इम्यूनाइज में सर 4 रहती है, और एक आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज आता है, जो नॉन इम्यूनाइज्ड है उसका कम होता है और जो इम्यूनाइज्ड होती है उसका ज्यादा होता है। तो ग्रेडिंग होती है एक्चुअल में इसमें। तो जब मशीन सप्लाई होती है तो उसके ऊपर आईसी मतलब आई से मार्क करके आईसी, आईए और आईबी जो है वो आईडीएसओ के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि इसका जो इंसुलेशन है वो कितना रहेगा और किस एसी इम्यूनाइज्ड एरिया में अपन उसको काम में ले सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता। वो डाटा हाँ, डाटा शेयर हो जाए तो अच्छा। हाँ, वो मैं करता हूँ, कोशिश करता ओके, थैंक यू। एनबीटी का भी काम होता था वैसे, अभी आजकल तो एनबीटी अभी लगे हैं वहाँ पे। तो एनबीटी का ओवरहॉलिंग भी वर्कशॉप में होता था, अभी कई सालों से तो नहीं हो रहा। तो फिर एनबीटी के ओवरहॉलिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि पहले तो जैसे पहले था कि जो भी कंसाइनी है वो आएगा, मतलब जो पहला प्रोसीजर होता सबका सेम ही होने वाला है कि वर्क ऑर्डर खुला, वर्क ऑर्डर जो भी कंसाइनी है उसका डिटेल जो है पहले उसके ऊपर लिख देंगे। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन करना है कि सारे जो पार्ट्स हैं वो इंटरनल पार्ट
एज इट इज प्रेजेंट है कि नहीं। तो विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया, और डिसमेंटल करके फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से जो हिस्से हैं वो घिस गए हैं। घिसने के बाद जो हिस्से घिस गए हैं उनको और रिप्लेस करने की जरूरत होगी, और बाकी जो हिस्से हैं उनको हम केरोसिन से पहले साफ कर लेंगे। उसके बाद पेंट करेंगे इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना। इनसाइड ऑफ द बॉडी सिल्वर से और आउटसाइड ऑफ द बॉडी ग्रे कलर से उसको पेंट कर देंगे। उसके बाद जो TCF TGT कॉयल है ना, और बेल कॉयल है, गैल्वो कॉयल है, इंडक्शन कॉयल है, इन सब का रेजिस्टेंस जो है वो जो प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू है उसके हिसाब से उसको चेक कर लेते हैं। और उसके बाद चेकिंग ऑफ टेंशन ऑफ फिंगर कॉन्टैक्ट्स, अगेन फिंगर कॉन्टैक्ट्स का जो टेंशन होता है उसको चेक कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जर्किंग कॉन्टैक्ट्स, रेस्ट कॉन्टैक्ट्स, इन सब का टेंशन चेक करना है। फिर इंसुलेशन जो है वो कम्यूटेटर जो ब्रास सेगमेंट है उसका भी इंसुलेशन चेक करते हैं। उसके बाद चेकिंग ऑफ टीथ ऑफ रैक एंड TCF TGT लॉक पॉल एज प्रेस्क्राइब्ड। पहले टीथ जो रैक का जो टीथ है और लॉक पॉल जो है उसका जो टीथ है उन सब का क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनमें से किसी का टीथ ज्यादा वर्न आउट तो नहीं हो गया, तो उस हिसाब से उनको चेक करते हैं। उसके बाद एसएम्स लॉक कॉन्टैक्ट, चेकिंग ऑफ एसएम्स लॉक कॉन्टैक्ट एज वेल एज टोकन रिसीविंग ड्रम ऑपरेटिंग हैंडल फॉर देयर लॉकिंग इन रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो वो भी देखना है कि जो ड्रम है और ऑपरेटिंग हैंडल है उसको भी चेक करना है। ज्यादा मतलब ड्रम भी ज्यादा घिसा नहीं होना चाहिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वर्न आउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज रीअसेंबल्ड। जो भी ज्यादा घिसा वाला हिस्सा है उसको हम लोग हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को रीअसेंबल कर देते हैं। मोस्टली जो मतलब वर्कशॉप में जनरली अधिकतर हिस्से जो है रिप्लेस ही कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत कम ही रहता है। मतलब जो अगर ओवरहॉलिंग के लिए आती है तो वर्न आउट केस रहता ही है मैक्सिमम, तो अधिकतर जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं तो उनको हम सीधा रिप्लेस ही कर देते हैं। उसके बाद वायरिंग इज डन एज पर द वायरिंग डायग्राम, और उसके जो वायरिंग डायग्राम है उसके हिसाब से उसकी वायरिंग करते हैं। और एसएम एसएम लॉक को प्रॉपर चेक कर लेते हैं जिससे कि वो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन उस पर ना हो पाए। और नेगेटिव टेस्ट इज डन सच एज ऑपरेटिंग हैंडल शुड नॉट मूव फ्रॉम लाइन क्लोज टू TCF या TGT विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द अदर एंड ऑपरेटर। तो जो नेगेटिव टेस्ट है उसको परफॉर्म करने के बाद हम उसको उसको चेक करते हैं। और ड्यूरिंग टेस्टिंग विथ other end operator, it should be ensured that only respective lock should be energized for the desired operation. तो बेसिकली ये है। और उसके बाद एक और है कि ये भी चेक करना पड़ता है कि whether the token receiving handle gets locked at 75 degree to 85 degree when there is no token, and 175 degree when there is token, when the token is undersized. अगर कई बार छोटा टोकन अगर ऐसा आ गया तो फिर उस केस में जो है उस केस में कब लॉक होना चाहिए ये कंडीशन भी चेक करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ एक इलेक्ट्रिकल टेस्ट है उसका पैरामीटर दिया हुआ है। जैसे TGT कॉयल है तो TGT कॉयल है तो उसका 20 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, 150 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो है कि नहीं, है ना। और मिनिमम ऑन करंट जो है वो 20 मिली एम्पियर ये मतलब है कि नहीं। मतलब जो भी यहाँ पे प्रॉपर आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कौन सा उसका पैरामीटर क्या है और इस पैरामीटर के अगेंस्ट उसका क्या रीडिंग आ रहा है, इसको चेक करने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद इसको ओके किया जाता है। तो एनबीटी का खैर हालांकि ओवरहॉलिंग का काम अब बहुत ही कम है, मतलब एनबीटी ऑलमोस्ट रिप्लेस ही होते चले जा रहे हैं। शायद दो सालों से तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपना
एनबीटी है कई जगहों पे अपने, तो अपने को वो देखना है। इसके अलावा रिलेज का भी थोड़ा बहुत ओवरहॉलिंग होती थी, तो उसमें भी वही कॉन्टेक्ट्स वगैरह को चेक करके और वर्न आउट पार्ट और वायरिंग इन सबको देखने के बाद उसको भी ओवरहॉल करके वापस रीअसेंबल करके रिलेज भी दिए जाते हैं। इन सब 2-3 चीजों का जो ओवरहॉलिंग है, इसके अलावा सिग्नल वर्कशॉप में लिफ्टिंग बैरियर गेट जो है एल्यूमिनियम का, वो भी बनाया जाता है। तो उसका जो प्रोसीजर है, वो एल्यूमिनियम की शीट होती है 2 mm की और 3 mm की। तो इन 2 तरह की शीट्स का इस्तेमाल करके वो लिफ्टिंग बैरियर गेट बनाते हैं। तो मोस्टली जैसे हमारा 32 फीट का टोटल लिफ्टिंग बैरियर गेट होता है, तो 8-8 फीट के 4 टुकड़े होते हैं। तो जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो हिस्सा होता है, वो 3 mm के एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाता है ना। तो और बाकी जो 3 जो पोर्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मतलब सबसे बिगेस्ट के बाद जो नेक्स्ट 3 हैं, वो 2 mm के एल्यूमिनियम शीट से बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोसीजर रहता है वो है, एल्यूमिनियम शीट जो है वो रिसीव हो जाने के बाद, है ना, उसको रिक्वायर्ड साइज में, रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से कट कर लिया जाता है। कट कर लिया जाता है। कट करने के बाद उसकी प्रॉपर बेंडिंग होती है, जो डिस्क्राइब्ड ड्राइंग है उसके हिसाब से उसकी बेंडिंग होती है। बेंडिंग करने के बाद जब उसको बेंडिंग करने के बाद उसको फिटिंग के लिए ले जाते हैं। हाँ, बेंडिंग करने के बाद उसके बाद उसमें जो होल्स होते हैं वो होल्स गिराए जाते हैं, ड्रिलिंग होती है उसके बाद उनमें होल्स की, जिसमें नट बोल्ट हमें जहाँ पे नट बोल्ट के इस्तेमाल से जिसको उसको टाइट करना है, तो फिर ड्रिलिंग होती है। और ड्रिलिंग हो जाने के बाद इसको फिटिंग शॉप में भेज देते हैं, और फिटिंग शॉप के अंदर वो जो चारों हिस्से हैं उनको बीच में ज्वाइंट करने के लिए 1.2 mm का GI शीट इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू वो चारों जो पार्ट्स हैं उनको आपस में अटैच किया जाता है। फिर अटैच करने के लिए जॉइंट्स जो हैं वहां पे 8x25 mm का जो अपना हेक्सपिन और नट यूज होता है। बाकी पूरे बॉडी पे 6 mm x 20 mm का जो है हेक्सपिन यूज होता है। और उसके बाद उसकी पूरी बोल्टिंग कर देते हैं। पूरी बोल्टिंग करने के बाद उसको क्या कहते हैं, गोल्डन येलो और ब्लैक के ऑल्टरनेट स्ट्राइप्स से उसकी पेंटिंग हो जाती है, और इस तरह से आपका जो लिफ्टिंग बैरियर गेट है वो मतलब तैयार होता है। इसके अलावा एक और मेजर प्रोडक्ट है, वो है अपना स्लाइडिंग बूम। तो स्लाइडिंग बूम भी हमारे मतलब सिग्नल वर्कशॉप में बनाते हैं। तो सिग्नल वर्कशॉप में जो स्लाइडिंग बूम है, अगेन तो उसको बनाने के लिए MS की प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और 50 mm डाया का वो पाइप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उसका स्टैंड बनाने के लिए 80 mm का डाया का पाइप इस्तेमाल करते हैं। उसको मतलब मोस्टली यहाँ पे शीट मेटल का, मशीन शॉप का और फिटिंग शॉप का रोल रहता है इसके अंदर। तो रिक्वायर्ड साइज का जो अपना रिक्वायर्ड साइज का जो है, क्या कहते हैं, स्टैंड के लिए 780 mm का अपन 80 mm वाला जो डायमीटर का पाइप है, 780 mm लेंथ पे कटिंग करते हैं। और स्टैंड बनाने के लिए MS की शीट इस्तेमाल, MS की प्लेट इस्तेमाल करते हैं 5 या 6 mm की। और नीचे वाला जो स्टैंड का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है उसका 380 x 380 का स्क्वायर यूज करते हैं, और उसके ऊपर में 250 250 x 250 और स्टॉपर प्लेट्स जो गाइड करती हैं हमारा जो स्लाइडिंग बूम है उसको मूव करने के लिए। तो उसके लिए 145 x 145 के स्टॉपर प्लेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऑपरेशन के दौरान उस बूम को गाइड करती है। बूम इस्तेमाल करने के लिए
हमारा क्या कहते हैं 50 mm का पाइप है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो जहाँ पे स्टॉपर प्लेट्स और बूम वगैरह लगे रहते हैं वो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 50x50x6 का एंगल इस्तेमाल होता है। उसको 50x50x6 के एंगल को के 3 अलग अलग टुकड़े जो 4 4 और 3 मीटर के होते हैं, तो उनका उसको कट करके और प्रॉपरली उसको असेंबल करते हैं, और उसी के ऊपर हमारा स्लाइडिंग बूम स्लाइड करता है। और उसको लॉक करने के लिए ई टाइप लॉक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो तीन डिफरेंट वाट के ई टाइप लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं और लॉकिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो वो तो इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है, जब आपका नॉर्मली मशीन ऑपरेटेड मतलब पावर ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर जब नहीं काम कर रहा होता है तो ही इस्तेमाल होना है। बाकी ऐसे तो मतलब वो इमरजेंसी यूज के लिए ही है। तो सिग्नलिंग से रिलेटेड, हाँ हेलो 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 सर, ये सेशन ऑन तो है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना। तो बेसिकली यही मतलब मेजर जो इस्तेमाल किए जाने वाले क्या सिग्नलिंग आइटम्स हैं, वो आपके सिग्नल वर्कशॉप से जनरली क्वेश्चंस होंगे तो इन सब से ही आ सकते हैं। इसके अलावा सीएलएस सीएलएस यूनिट भी बनाते तो है हमारे यहाँ। उसके बारे में आया कभी? सीएलएस यूनिट वगैरह से भी, हाँ कलर लाइट सिग्नल से, हाँ। तो बस यही दो ओवरऑलिंग में तो यही दोनों है, और उसके बाद थोड़ा बहुत लिफ्टिंग बैरियर और स्लाइडिंग बूम का भी बता ही दिया लेकिन उसका मटेरियल नहीं है अपने पास ये अभी। डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के ओवरऑलिंग का बताइए सर। उसका वो एसजी नहीं होती हमारे यहाँ ओवरऑल। तो थोड़ा 1 2 दिन में मैं देखता हूँ, कुछ अगर एसजी का मिल जाता है तो एसजी का शेयर कर देते हैं। उसी का आता है, ये एनबीटी का नहीं आता है। नहीं आता है, वही हमारे यहाँ एनबीटी होती है, एनबीटी के बाद से फिर एसजी होती नहीं नहीं, है। एसजी का भी होता है, साबरमती में मैंने करवाया है सर। हाँ हाँ, साबरमती में एसजी भी होता है, पिछले साल तक तो होता था। अच्छा देखते हैं उसका उसका कुछ अरेंज करके मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। रवि साहब हैं क्या? हाँ क्या क्या था? हाँ जी सर। सर क्लास में है ना क्या?
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए ना अरे बैठिए ना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? अपना लास्ट जो क्वेश्चन थे 300 तक गए थे, 316 370 तक हो गया था सर। 370 हो गया था। हाँ साहब नहीं है तो भी हो जाता है। हाँ हाँ 4 करके कर दो। क्यों